नमस्कार दोस्तों। एजुकेशन विद मिश्रा में आप सभी का बहुत स्वागत है। आई थिंक आप लोग अच्छे होंगे। जैसा कि हम अपनी इकोनॉमिक्स वाली बुक कर रहे थे जो क्लास 12th की है, आज इसमें हम करेंगे मुद्रा। ठीक है, मुद्रा के बारे में पढ़ेंगे। जो हमारे चैप्टर का नाम है उसका नाम है मुद्रा यानी कि मनी। आज हम इसके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो देखते हैं क्या है। तो इसमें हम सबसे पहले क्वेश्चन की बात कर ले, क्या बनता है। देखो, सबसे पहले मैं पता होना चाहिए मुद्रा यानी कि मनी क्या है। ठीक है, इंग्लिश में मनी बोलते हैं मुद्रा को। और इसका मतलब क्या है, देखो क्या है। यह वह विशेष वस्तु है जो लेन देन के माध्यम को सरल बनाती है। ठीक है, ये क्या है, विशेष वस्तु है, किसी वस्तु की बनी होती है, किसी धातु वगैरह की बनी होती है, जो करती है क्या, लेन देन के माध्यम को सरल बनाती है। ठीक है, हम किसी व्यक्ति से अगर कोई वस्तु लेते हैं या बेचते हैं, खरीदते हैं, जो भी करते हैं, तो उसको क्या करती है, सरल बनाती है, आसान बनाती है। ठीक है, अगर हम सेकंड क्वेश्चन की बात करें तो देखो क्या है, वस्तु विनिमय प्रणाली। ठीक है, यानी कि वस्तु विनिमय प्रणाली क्या है, जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं बार्टर सिस्टम ऑफ एक्सचेंज। ठीक, तो देखो क्या है, वस्तु विनिमय प्रणाली वह प्रणाली होती है जिससे वस्तुओं के बदले वस्तुओं का लेन देन किया जाता है। ठीक है, जो वस्तु विनिमय प्रणाली है, इसका मतलब है जैसे कि हम इसमें क्या होता है, वस्तुओं के बदले वस्तु का लेन देन होता है। क्योंकि उस समय हमारे पास मुद्रा वगैरह नहीं थी, तो हम क्या करते थे, किसी व्यक्ति को चावल की ज़रूरत होती थी तो किसी व्यक्ति को दाल दे के तो चावल लेता है। ठीक है, तो मतलब वस्तु के, इसका मतलब है वस्तु के बदले वस्तु का लेन देन, क्योंकि उस समय मुद्रा हमारे पास नहीं थी। तो इसको हम बोलते हैं बार्टर सिस्टम ऑफ एक्सचेंज यानी कि वस्तु विनिमय प्रणाली। अगर हम अगले क्वेश्चन की बात करें तो हमारा है वस्तु विनिमय प्रणाली में उत्पन्न होने वाली कठिनाइयाँ। ठीक है, जो वस्तु विनिमय प्रणाली थी हमारी, तो इसमें कौन कौन सी कठिनाइयाँ उत्पन्न होती थी, कौन कौन सी समस्याएं हमारे सामने आती थी, तो उसको देखेंगे, जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं ड्रॉबैक्स ऑफ द बार्टर सिस्टम। ठीक है, इंग्लिश में बोलते हैं ड्रॉबैक्स ऑफ द बार्टर सिस्टम। तो देखो क्या है, अगर सबसे पहले की हम इसमें बात करें, जो समस्या हमारे सामने होती है वो होता है आवश्यकताओं के दोहरे संयोग का अभाव। ठीक है, जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं डबल कोइंसिडेंस ऑफ इवेंट्स। ठीक, देखो क्या है, वस्तु विनिमय प्रणाली की महत्वपूर्ण समस्या यह है कि आवश्यकताओं के दोहरे संयोग का अभाव पाया जाता है। ठीक है, इसमें क्या होता है, जो आवश्यकताओं के दोहरे संयोग होता है उसका अभाव पाया जाता है। आवश्यकताओं के दोहरे संयोग का अर्थ ये होता है कि एक व्यक्ति को दूसरे व्यक्ति की वस्तु की आवश्यकताओं को संतुष्ट करना पड़ता था, जिस कारण लेन देन करने में अनेक कठिनाइयाँ उत्पन्न होती थी। जब तक दोनों पक्षों की आवश्यकता आपस में मिलते नहीं थे, तब तक लेन देन नहीं होता है। ठीक है, जैसे कि हमने ऊपर अभी पढ़ा वस्तु विनिमय प्रणाली, तो इसमें क्या होता है कि कोई व्यक्ति है, ठीक है, अगर उसको कुछ दूसरी व्यक्ति, जैसे कि मान लो कोई व्यक्ति जिसके पास चावल है, ठीक, तो उसको क्या चाहिए, मान लो दाल चाहिए, तो उसको ऐसा व्यक्ति ढूंढना पड़ेगा जिसके पास दाल हो, उसको चावल दे सके, उससे अपना दाल ले सके। ठीक है, तो इसको ही बोलते हैं आवश्यकताओं के दोहरे संयोग का अभाव। अगर अगले के पॉइंट की हम बात करें सेकंड की, तो देखो क्या है, अगला हमारा वस्तु के संचय या इकट्ठा। ठीक है, जो वस्तु वगैरह तो उनको हम इकट्ठा करके नहीं रख सकते, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं डिफ़िकल्टी ऑफ स्टोरेज ऑफ वैल्यू। ठीक है, तो देखो क्या है, इस प्रणाली के अंतर्गत वस्तुओं को एक लंबे समय तक एकत्रित करना हानिकारक होता था, क्योंकि वस्तु खराब होती थी, जिस कारण इसका लंबे समय तक एकत्रित करना संभव नहीं था। परंतु वर्तमान समय में मुद्रा को एकत्रित करना लाभदायक है। ठीक है, जैसे कि आप सबको सभी को पता कि जो वस्तुएं होती है, इनको हम एक लंबे समय तक संभाल के नहीं रख सकते। जैसे कि हम बात करके जो वस्तुएं थी, इसको हम लंबे समय तक इकट्ठा करके नहीं रख सकते थे। ठीक है, जैसे कि मान लो चावल है या आटा वगैरह है, इसको कुछ समय के लिए ही रख सकते हैं, लेकिन एक लंबे समय तक 2 साल 3 साल या 4 5 साल तक हम नहीं रख सकते। लेकिन जो हमारी मुद्रा है, इसको हम काफ़ी लंबे समय तक संभाल कर रख सकते हैं। ठीक है, तो यही है, वस्तु के संचय यानी कि इकट्ठा करने में हमें प्रॉब्लम होती थी, यानी कि इसको इंग्लिश में बोलते हैं डिफ़िकल्टी ऑफ स्टोरेज ऑफ वैल्यू। ठीक, अगर हम तीसरे की बात करें तो वो है स्थगित। स्थगित का मतलब होता है बाद में। ठीक है, भुगतानों का अभाव, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं डिफ़िकल्टी ऑफ फ्यूचर पेमेंट्स। जैसे कि आप सबको पता है जो क्या है, स्थगित का मतलब होता है बाद में। मान लो कोई व्यक्ति है, उसको कुछ वस्तु चाहिए, तो क्या कहे, उधार ले ले और कहे मैं तुम्हें बाद में पैसे दे दूंगा, तो ये स्थगित यानी कि बाद में भुगतान जो करते हैं। तो देखो क्या है, स्थगित भुगतान से अभिप्राय ऐसे भुगतानों से है जिनका भुगतान तुरंत ना करके भविष्य के लिए टाल दिया जाता था। वस्तु विनिमय प्रणाली के अंतर्गत कोई भी व्यक्ति उधार लेन देन नहीं करता था,
सभी व्यक्ति उधार लेन देन स्वीकार नहीं करते थे, क्योंकि सभी व्यक्ति अपनी आवश्यकताओं को संतुष्ट करने के लिए वस्तु तथा सेवाओं का लेन देन करते थे। ठीक है, जो वस्तु विनिमय प्रणाली थी उस समय क्या थी, मुद्रा वगैरह तो थी नहीं, तो क्या होता था, वस्तु के बदले वस्तु लेन देन होता है। ठीक है, तो उस समय क्या होता था, जो भविष्य के लिए होता था, मतलब भविष्य में कोई लेन देन नहीं करता था कि अभी मैं आपको वस्तु दे दूँ लास्ट, और जो भविष्य नहीं बाद में आप मेरे को पैसे देना, ऐसा कोई नहीं करता था। ठीक है, अगर मुद्रा वगैरह होती तो लोग कर लेते, लेकिन उसमें मुद्रा वगैरह नहीं थी, क्योंकि वस्तु को बदले वस्तु देना था, तो इसलिए कोई करता नहीं था। तो ये हमारी अगली जो समस्या थी ये थी। अगर हम चौथी की बात करें तो वह हमारा वस्तु की इकाई का मापक है, यानी मापदंडों का अभाव। ठीक है, जो वस्तु वगैरह थी इनका कोई मापदंड वगैरह थे नहीं, इसको हम नाम माप नहीं सकते, जैसे किलो, 2 किलो, 3 किलो, 4 किलो, इसमें माप नहीं सकते थे, क्योंकि इस समय हमारे पास कोई सुविधा वगैरह नहीं थी कि मापने वगैरह की। ठीक है, अगर इसको इंग्लिश में बात करें तो क्या बोलते हैं, लैक ऑफ कॉमन यूनिट ऑफ वैल्यू। ठीक है, इसको इंग्लिश में बोलते हैं लैक ऑफ कॉमन यूनिट ऑफ वैल्यू। तो देखो क्या है, इससे अभिप्राय, यहाँ थोड़ा मिस्टेक है, यहाँ पर आएगा इससे अभिप्राय प्रत्येक वस्तु की इकाई के मापने से वस्तु विनिमय प्रणाली के अंतर्गत एक व्यक्ति को कितनी इकाई लेनी चाहिए, जिसके कारण वस्तु विनिमय प्रणाली के अंतर्गत दिन में, सॉरी यहाँ बिन में आएगा, विनिमय करने में अनेक कठिनाइयाँ उत्पन्न होती थी, क्योंकि लेन देन की सफल कोई प्रणाली नहीं थी। ठीक है, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया कि हमारे पास जो माप तोल, जैसे कि हम मापते हुए हैं 1 किलो, 2 किलो, 3 किलो जो भी मापते हैं, उस समय हमारे पास कोई सी वो का नाम है वस्तु वगैरह नहीं थी, वस्तु वगैरह नहीं थी जिससे हम अपनी वस्तु को माप सकें। तो इसके कारण क्या होता थी, हमारे जो एक नाम है मापदंड, यानी कि हम कितने किलो दो या कितने किलो लें, इसमें हमें प्रॉब्लम होती थी। तो ये हमारी थी चौथी प्रॉब्लम। अगर हम अगले की बात करें तो यह है, अगला क्वेश्चन हमारा है मुद्रा के रूप, यानी कि फॉर्म्स ऑफ मनी। ठीक है, तो मुद्रा के कितने रूप है, कितने प्रकार हैं, ये देखेंगे हम। इसको इंग्लिश में बोलते हैं फॉर्म्स ऑफ मनी। तो हम मुद्रा की बात करें तो मुद्रा के हमारे पास 4 प्रकार होते हैं। ठीक है, तो सबसे पहला जो होता है वो होता है आदेश मुद्रा। ठीक है, इसको हम इंग्लिश में बोलते हैं फेट मनी। ठीक, फेट मनी बोलते हैं। इसका मतलब है, देखो, आदेश मुद्रा वह मुद्रा होती है जो सरकार के आदेश अनुसार चलाई जाती है, जैसे सिक्के और नोट। ठीक है, जो सरकार बोलती है उसके अनुसार चलाई जाती है, जैसे क्या क्या सिक्के वगैरह होती है, ठीक है, नोट वगैरह होता है, ये क्या होता है, आदेश मुद्रा होती है, जिसको हम बोलते हैं फेट मनी। अगला हमारा विश्वसनीय या न्यास मुद्रा, इसको हम 2 नाम से जानते हैं। क्या है, विश्वसनीय यानी विश्वास पर जो आधारित होता है, और न्यास मुद्रा। ठीक है, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं फिडुक्री मनी। फिडुक्री मनी इसको बोलते हैं। क्या है, विश्वसनीय मुद्रा वह मुद्रा होती है जो अदाकर्ता तथा प्राप्तकर्ता के परस्पर संबंध को दर्शाती है, जैसे चेक और डिमांड, यानी कि टीडी मतलब होता है डिमांड ड्राफ्ट। ठीक है, जो अदा करता मतलब जो देने वाला होता है, जो प्राप्त करता है, जो लेने वाला होता है, इनके बीच क्या होती है, संबंध पर दर्शाते हैं। जैसे चेक वगैरह होता है, आजकल आपको पता ही, जो चेक वगैरह होता है लोग दे देते हैं और विश्वास भी कर लेते हैं। ठीक है, तो इसको ही बोलते हैं विश्वसनीय या न्यास मुद्रा। अगर तीसरे की हम बात करें, वो हमारी है साख मुद्रा है, जिसको हम बोलते हैं क्रेडिट मनी। ठीक है, तो साख मुद्रा वह धातु मुद्रा है जिसमें सिक्के का धातु मूल्य कम होता है। ठीक है, तो साख मुद्रा वो क्या होता है, धातु का बना होता है, मतलब धातु किसी लोहे का बना हो या तांबे वगैरह का बना हो या चांदी वगैरह का बना हो। ठीक है, इसमें क्या होता है, सिक्के का धातु मूल्य होता है, मतलब जिससे वो बना है उसका मूल्य जो होता है कम होता है, लेकिन उस पर जो अंकित मूल्य है वो अधिक होता है। ठीक है, उस पर जो लिखा होता है उसका मूल्य अधिक होता है। जैसे कि अभी मान लो जो क्या नाम है, आजकल के जो सिक्के हैं उस पर क्या होता है, किसी पर 50 रुपये लिखा होता है या 10 रुपये लिखा होता है, लेकिन उसका जो बना है, जिस चीज़ से धातु से बना हो, उसका मूल्य कम होता है, लेकिन उस पर जो लिख रखा है वो अधिक होता है। जैसे वर्तमान की मुद्रा, वर्तमान मतलब अभी की जो मुद्राएं हैं। ठीक है, अगला हमारा चौथा है, वो है हमारा पूर्णकाय मुद्रा, जिसको हम बोलते हैं फुल वर्डेड मनी। ठीक है, पूर्ण कार्य मुद्रा जिसको बोलते हैं फुल वर्डेड मनी। देखो क्या है, पूर्ण कार्य मुद्रा वह मुद्रा होती है जिसमें सिक्के पर अंकित मूल्य कम और धातु का मूल्य अधिक या बराबर होता है, जैसे प्राचीन मुद्रा। ठीक है, इसका मतलब है जो सिक्के, ठीक है, जो पैसे हमारे बने सिक्के वगैरह, उसमें क्या होता है, धातु होगा जिस चीज़ से वो बनी है, तो क्या होती है, वो महंगी होती है, उसकी कीमत ज़्यादा होती है, लेकिन उस पर जो अंकित मूल्य होता है, जिस पर जो लिखा होता है वो कम होता है। जैसे कि पहले के प्राचीन की, यानी कि पहले की हम बात करें मुद्रा जो थी, उसमें क्या होता है, सोने वगैरह की बनी होती थी,
तो उस पर जो अंकित मूल्य होता है वो कम था, लेकिन जो सोना वगैरह था उसके मूल्य अधिक था, तो उसको भी बोलते हैं पूर्ण कार्य मुद्रा। ठीक है दोस्तों, आगे जो अपना आपका क्वेश्चन बनता है वो है मुद्रा की पूर्ति। ठीक है, मुद्रा की पूर्ति यानी कि सप्लाई ऑफ मनी, जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं सप्लाई ऑफ मनी। ठीक है, जो मुद्रा की पूर्ति कौन करता है हम देखते हैं। देखो, मुद्रा की पूर्ति भारत सरकार और भारतीय रिजर्व बैंक दोनों मिलकर करते हैं। ठीक, जो भारत सरकार, यहाँ की जो सरकार है वो, और भारतीय रिजर्व बैंक, ठीक है, जो बैंक है भारतीय रिजर्व बैंक, अपने देश का सबसे बड़ा बैंक होता है। सभी देश का सबसे बड़ा बैंक क्या कौन सा होता है? भारतीय रिजर्व बैंक। और सभी देश में अपना अपना भारतीय और रिजर्व बैंक होते हैं। ठीक है, तो अपने देश का है भारतीय रिजर्व बैंक, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं RBI, और सॉरी इंग्लिश में बोलते हैं RBI, यानी कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। देखो, ये दोनों मिलकर क्या करते हैं? मुद्रा की पूर्ति करते हैं। ठीक है, देखो, भारत के वित्त मंत्री द्वारा, जो भारत के वित्त मंत्री होते हैं, ठीक, जो बजट वगैरह जारी करते हैं, वो क्या होता है? 1 रुपये के नोट और सभी प्रकार के सिक्के जारी किए जाते हैं। ठीक है, जो भारत के वित्त मंत्री होते हैं क्या करते हैं? 1 रुपये के जितने नोट होते हैं वो जारी करते हैं, मतलब वो क्या नाम है, जारी करते हैं। और जो सिक्के होते हैं, जितने भी सिक्के बनते हैं हमारे, 1 रुपये, 2 रुपये, 10 रुपये, जितने भी बनेंगे वो भी जारी करता है कौन? वित्त मंत्री जो होता है भारत का, वो करता है। ठीक है, और भारतीय रिजर्व बैंक यानी कि RBI क्या करता है? देखो, 2 रुपये से लेकर 2000 तक के नोट जारी करते हैं, किए जाते हैं। जो RBI है, ठीक है, भारतीय रिजर्व बैंक, वो क्या करती है? 2 रुपये से लेकर जो नोट हैं और 2000 तक के जितने भी नोट हैं उनको क्या करती है? हमारे RBI जारी करती है। ठीक है, नोट जारी करने के लिए RBI एक मौद्रिक प्रणाली अपनाती है। ठीक है, जैसे कि आपको पता है जो RBI है, अगर नोट वगैरह जारी करेगी तो कुछ ना कुछ पैसे लेगी वो, तभी करेगी। तो देखो क्या है, जिसके अनुसार नोट जारी करने के लिए तो क्या क्या, देखो, उसको अगर नोट जारी करना है तो क्या वो मौद्रिक प्रणाली अपनाएगी। इसके अंदर क्या करेगी वो? 200 करोड़ रुपए का सोना है। ठीक है, 200 करोड़ रुपए का क्या क्या लेगी? सोना लेगी, और कम से कम 115 करोड़ रुपए लेगी, और इसको क्या देना पड़ेगा? 115 करोड़ रुपए देना पड़ेगा, तथा कुछ विदेशी प्रतिभूतियाँ यानी कि करेंसी, विदेशी प्रतिभूतियाँ मतलब विदेश की कुछ मुद्रा उसको देनी पड़ेगी। ठीक है, उसमें एकत्रित की जाती है, जिसके आधार पर केंद्र नोट जारी करता है। ठीक, अगर ये सब हम उसको देंगे कि RBI को, तो इसके अनुसार ही वो नोट जारी करेगा, नहीं तो नहीं करेगा। तो आपको समझ में आएगा इतना। आगे देखते हैं क्या है इसमें। अगला हमारा क्वेश्चन है मुद्रा का मौद्रिक मूल्य। ठीक है, जो मुद्रा है उसका मौद्रिक मूल्य क्या है, यानी कि मनी वैल्यू ऑफ मनी, इंग्लिश में बोलते हैं मनी वैल्यू ऑफ मनी। देखो क्या है, इससे अभिप्राय उस मूल्य से है जो किसी सिक्के या कागजी नोट पर अंकित है। ठीक है, जैसे कि आपको पता है जो सिक्के वगैरह होते हैं उस पर लिखा होता है कि ये इतने रुपए है। ठीक है, नोट पे लिखा होता है ये इतने रुपए है, जैसे 50 का नोट है, 100 का नोट है, तो उसको ही बोलते हैं मौद्रिक मूल्य। देखो क्या है, अतः कागजी नोट का मौद्रिक मूल्य वही है जो उस पर अंकित है। ठीक है, जो कागज है उस पर जो मूल्य अंकित है उसका जो मूल्य है वही है। ठीक है, जैसे कि हम मान लो 50 रुपये है, तो उसमें 50 रुपये लिखा हुआ है तो 50 रुपये ही माना जाएगा, 10 रुपये नहीं माना जाएगा। जैसे कि मान लो आपके पास क्या है, जैसे कि एग्जाम्पल में बात करें, 100 रुपये, 50 रुपये और 500 रुपये इत्यादि। ठीक है, अगर तो देखो 500 रुपये के नोट से आप 500 की वस्तु तथा, यहाँ थोड़ा सा गलत है, यहाँ सेवाएँ आएंगे, सेवाएँ बाजार से खरीद सकते हैं। ठीक है, अगर आपके पास 500 रुपये है तो उससे क्या कर सकते हैं? आप बाजार वगैरह से क्या है, 500 रुपये की ही चीज़ खरीद सकते हैं, उससे कम का नहीं खरीद सकते। ठीक, जैसे कि आप मान लो 500 रुपये लेके गए, आपको 100 रुपये सामान देगा, ऐसा नहीं है। अगर आप 500 का लेना चाहते हैं तो आपको 500 का ही मिलेगा। ठीक, तो ये हमारा क्या नाम है, मुद्रा के मौद्रिक मूल्य इसको बोलते हैं, जिसको बोलते हैं इंग्लिश में हम मनी वैल्यू ऑफ मनी। ठीक है, अगर हम अगले क्वेश्चन की बात करें तो देखो क्या है, मुद्रा का वस्तु मूल्य। ठीक, जो मुद्रा है उसका वस्तु मूल्य का मतलब जिससे वो बनी है, देखो इंग्लिश में बोलते हैं कॉमोडिटी वैल्यू ऑफ मनी। क्या बोलते हैं? कॉमोडिटी वैल्यू ऑफ मनी। ठीक है, इससे अभिप्राय उस धातु से जिससे मुद्रा बनी है। ठीक है, इसका मतलब है जो मुद्रा है जिससे बनी है, ठीक है, मान लो सोने की बनी है, चांदी की बनी है, जिससे भी बनी हो, पीतल की बनी हो। ठीक है, यदि सिक्के सोने चांदी के बने हों तो उस धातु का मूल्य वस्तु मूल्य कहलाएगा। ठीक, अगर जो सिक्का वगैरह है हमारा वो किससे से बने हैं? सोना का बना है, चांदी का बना है, तो उसका जो धातु मूल्य होगा वही होगा वस्तु मूल्य भी। ठीक है, धातु का जो मूल्य होगा उस समय वही होगा इसका वस्तु मूल्य। इतना समझ में आया होगा। आगे देखते हैं हमारा क्या है। अगला हमारा है
उच्च शक्ति मुद्रा, ठीक है, जिसको हम बोलते हैं इंग्लिश में हाई पावर मनी। ठीक, तो क्या है देखो, उच्च शक्ति मुद्रा बैंक मुद्रा का आधार बनती है। ठीक है, जो उच्च शक्ति मुद्रा है क्या, बैंक मुद्रा का आधार बनती है। ठीक, उसके लिए कार्य करती है, मतलब उसके काम आती है। एक तरफ से आधार का मतलब उसके काम आती है। देखो क्या है, यही कारण है कि उच्च शक्ति मुद्रा को आधार मुद्रा या मौद्रिक आधार भी कहा जाता है। ठीक है, उच्च शक्ति मुद्रा को क्या क्या कहते हैं, आधार मुद्रा भी या मौद्रिक आधार भी कहा जाता है। अगर पेपर में आपको उच्च शक्ति मुद्रा ना बोल के क्या बोले, आधार मुद्रा मौद्रिक आधार, तो आपको यही डेफिनेशन लिखना है। ठीक है, अगला है उधार जितना अधिक होगा वाणिज्यिक बैंकों द्वारा मुद्रा की पूर्ति उतनी अधिक होगी। ठीक, अगर उधार जो जनता है वो क्या नाम बैंक से जितना उधार लेगी तो वाणिज्यिक बैंकों के पास क्या होगी, मुद्रा की पूर्ति उतनी अधिक करेगी, मतलब उतना ज़्यादा पैसा वो देगा लोगों को। ठीक, तो इसको बोलते हैं उच्च शक्ति मुद्रा, जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं हाई पावर मनी। अगला हमारा जो लास्ट क्वेश्चन है, देखो क्या है, मुद्रा पूर्ति। ठीक है, जो मुद्रा पूर्ति है इसका परिभाषा या अर्थ क्या होता है देखते हैं, यानी कि डेफिनेशन सप्लाई ऑफ मनी। इसका क्या मतलब है, देखो, मुद्रा की पूर्ति से अभिप्राय, ठीक, किसी भी समय विशेष पर उपलब्ध सभी प्रकार के मुद्राओं का भंडार है। ठीक है, मुद्रा पूर्ति का जो अर्थ है इसका मतलब है कोई विशेष समय हो। ठीक है, जैसे मान लिया हमने 2019 मान लिया। ठीक, एक समय हमने मान लिया, क्या मान लिया, 2019, तो उस समय क्या है, जो मुद्राएं हमारे पास, जितनी भी हमारे पास मुद्रा पैसे वगैरह उसमें क्या, उसके भंडार से हैं। ठीक, भंडार मतलब उसमें जो मुद्राएं, भंडार मतलब बहुत सारी मुद्राएं हैं, अलग अलग देश की हैं, हमारे देश की भी हैं, तो उसको हम बोलते हैं मुद्रा पूर्ति। ठीक है, तो प्लीज़ दोस्तों, अगर आपको क्या नाम वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करना। अभी ये हमारा पार्ट नंबर 1 है, अभी पार्ट नंबर 2 करेंगे तो उसमें हमारी जो वीडियो है, जो मुद्रा हमारी पूरी ख़त्म हो जाएगी। ठीक है, तो धन्यवाद।